Hello everyone, welcome to the GS फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार GS फाउंडेशन पर। आज का सेशन JSSC सीजीएल और JPSC की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हर वीडियो में मेरा प्रयास रहता है कि आपको हर MCQ के साथ अधिक से अधिक फैक्ट उपलब्ध कराया जा सके। आज का सेशन भी कुछ इसी तरह का है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का सेट नंबर 25। इससे पहले 24 सेट तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट बनाने के दौरान जो है दोस्तों, मैं काफ़ी अच्छे चीज़ें यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में निकाला गया था। 11 अगस्त 1942 को विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया था। ठीक है, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों। किस पहाड़ी से? भिखना पहाड़ी से इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। भिखना पहाड़ी से इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और कहाँ पर इसे जेल में डाल दिया गया था दोस्तों? भागलपुर के जेल में इसे डाल दिया गया था। ठीक है, यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, 26 अगस्त 1942 को असरफी लाल को गोली मारी गई थी। किसे गोली मारी गई थी? असरफी लाल को गोली मार दी गई थी। ठीक है, यहीं पर देवघर के सरवन, याद कर लीजिएगा नाम, सरवन नामक स्थान पर विद्रोहियों ने एक समानांतर सरकार का गठन किया था। ठीक है, समानांतर सरकार का गठन किया था। इस आंदोलन के दौरान याद रख लीजिएगा दोस्तों, हरि राम गुटगुटिया हरि राम गुटगुनिया ने देवघर से साइक्लो स्टाइल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है दोस्तों? संथाल है, जो कि कुल जनजाति का 35% यहाँ पर निवास करती है। दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान है दोस्तों। ये कितना प्रतिशत है? 18.14% है। तीसरे नंबर पर मुंडा का स्थान है और जनजातियों में इनकी प्रतिशत कितना है? 14.56%। जबकि हो चौथे नंबर पर आती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हो। क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से
चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो की है। प्रजातीय दृष्टि से इसे किस श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है दोस्तों? यानी सबसे ज़्यादा यह कहाँ पर निवास करती है? कोल्हान प्रमंडल में। किस प्रमंडल में? कोल्हान प्रमंडल में ये सबसे ज़्यादा निवास करती है। ठीक है। इनकी भाषा क्या है? हो है। क्लियर? लिपि बारंग चीती, बारंग चीती। इस लिपि का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? लोकोबोद्रा ने किया था। किसने किया था? लोकोबोद्रा ने किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विवाह में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? किस विवाह में लड़की जो है अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? कौन सा विवाह है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हठ विवाह में ऐसा होता है। ठीक है, जहां लड़की जो है अपनी प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है। यह किस जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है दोस्तों? संथाल जनजाति में प्रचलित है। संथाल और हो जनजाति में यह रिवाज सबसे ज्यादा प्रचलित है। हो जनजाति में इसे अनादर विवाह कहा जाता है। ठीक है, कौन सा विवाह कहा जाता है? हो जनजाति में इसे अनादर विवाह कहा जाता है। जबकि बिरहोर में क्या कहा जाता है दोस्तों? बोला बापला कहा जाता है। बोला बापला कहा जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? निम्न में से कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? कौन सा नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, पवड़िया नृत्य जो है जन्म उत्सव के अवसर पर किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, सिमडेगा में किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि तुर्की मेला का आयोजन कहाँ होता है? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ होता है? कहाँ पर होता है? चाईबासा में होता है। उर्स मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? उर्स मेला गुमला में लगता है। कहाँ लगता है? गुमला में। जतराही मेला कहाँ लगता है? जतराही मेला आपको कहाँ पर लगता है दोस्तों? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड धाम मंदिर कहाँ अवस्थित है? झारखंड धाम मंदिर कहाँ अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। झारखंड धाम गिरिडीह में अवस्थित है। किस भगवान का मंदिर है दोस्तों? भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, यहीं पर आपको हिंदी विद्यापीठ देखने को मिलता है। हिंदी विद्यापीठ देखने को मिलता है। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी दोस्तों 1967 में की गई थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की कुल कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? झारखंड की कुल कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है? यहां पर फटाफट आंसर को करते चलिएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड की 4 जिलाएं सीमा साझा करती हैं। ठीक है, आइए इसे हम मानचित्र से समझते हैं। छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले लगते हैं दोस्तों? 4 जिले लगते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा।
यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पूरब में वेस्ट बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा, जबकि उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं, 10 जिले हैं। कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। ये 10 जिले जो है वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के कितने जिले बिहार से लगती है, बिहार से भी झारखंड के 10 जिले लगते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। छत्तीसगढ़ से 4 जिले लगते हैं, जबकि उड़ीसा से भी 4 जिले लगते हैं। वे कौन कौन है दोस्तों? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन है? झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप झारखंड की किस ओर स्थित है दोस्तों? उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। किस ओर स्थित है? उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। और इस राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? जुरासिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? जुरासिक काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? आंसर कीजिएगा फटाफट। आंसर इज द ऑप्शन सी, सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? पिस्का, रांची से होता है। पिस्का, रांची से कोयल नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियों में औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है। क्लियर दोस्तों? इसी बूढ़ा नदी पर आपको झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलता है। नाम क्या है? बूढ़ा घाट। क्लियर? मेदिनीनगर आपको कोयल नदी के किनारे देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, कोनार बांध कब और किस नदी पर बना? कोनार बांध कब और किस नदी पर बना है? दोस्तों कोनार बांध की बात कर लिया जाए, किस जिले में स्थित है? हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1955 में हुआ था। और किस नदी पर हुआ था? कोनार नदी पर हुआ था। क्लियर? तो कोनार 1955, कोनार बांध कब और किस नदी पर बना? 1955 में कोनार नदी पर बना था। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? आंसर कीजिएगा फटाफट। हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? हिरनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? गरहा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसे राम गरहा के नाम से भी जाना जाता है। राम गरहा के नाम से भी जाना जाता है। और रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर से मात्र 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र कौन है? झारखंड में लेटेराइट मिट्टी के मुख्य क्षेत्र कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाट क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र। इसके अलावा ये पूर्वी सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है। ठीक है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता में परिवर्तन से होता है, कर्मिक परिवर्तन से होता है। ठीक है। इस मिट्टी के निर्माण का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था दोस्तों? बुकानन द्वारा किया गया था। बुकानन द्वारा किया गया था किस वर्ष? 1905 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? आंसर इज द ऑप्शन ए हजारीबाग जिला अवस्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए गन्ना के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, तो गन्ना के उत्पादन में भी हजारीबाग ही आगे है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 30% भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे ज़्यादा किस जिले में होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई जो है देवघर जिले में होती है। आई होप सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन जो है अवर्गीकृत वन है? अवर्गीकृत वन किसे कहा जाता है दोस्तों? जान लीजिएगा। वैसे वन जो सुरक्षित और संरक्षित वनों की श्रेणी में नहीं आता है क्या कहलाता है? अवर्गीकृत वन कहलाता है। ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है? 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। जो कितना प्रतिशत आता है? 0.14%। क्लियर? सबसे अधिक जो है अवर्गीकृत वन किस राज्य में देखने को मिलता है दोस्तों? साहेबगंज में देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर पश्चिमी सिंहभूम का स्थान है, यानी दूसरे नंबर पर किसका स्थान है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम का स्थान है। और तीसरे स्थान पर दुमका का स्थान है। ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफ़ी बन जाता है। महुआ डाल अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? महुआ डाल अभयारण्य आंसर कीजिए फटाफट। महुआ डाल अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। महुआ डाल अभयारण्य किस जिले में दोस्तों? लातेहार जिला में अवस्थित है। ठीक है। और यहाँ पर भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोभा का निर्माण का उद्देश्य क्या है? डोभा निर्माण का क्या उद्देश्य है? सूखे की समस्या से निपटना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी समस्याओं से निपटना डोभा निर्माण का उद्देश्य है। क्लियर है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ी कोयला खान कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कर्णपुरा कोयला खान। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन है, तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान झरिया कोयला खान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आसान सा सवाल है, आंसर कीजिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पूर्वी सिंहभूम स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। जमशेद जी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों, सेशन को यहाँ पर लाइक ज़रूर करते चलिएगा यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो। 1940 में झारखंड में पहली बार किस हवाई अड्डे पर विमान उतरा था? धनबाद हवाई अड्डा धनबाद, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर, मैथन हवाई अड्डा धनबाद। किस हवाई अड्डे पर सबसे पहले झारखंड में विमान उतरा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले विमान सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर में उतरा था। ठीक है, कब उतरा था? 1940 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, 22 क्या कहता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कौन फैसला करेगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हजारीबाग है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा में है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? संथाल परगना का मुख्यालय दुमका में है, जबकि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मेदिनीनगर में है। क्लियर? झारखंड में कितने प्रमंडल है दोस्तों? 5 प्रमंडल आपको देखने को मिलता है। पलामू प्रमंडल इसमें कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले देखने को मिलता है दोस्तों? उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले आपको देखने को मिलता है। वहीं पर दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले देखने को मिलता है? 5 जिले देखने को मिलता है। संथाल परगना में 6 जिले हैं, जबकि कोल्हान में 3 जिले आपको देखने को मिलता है। क्लियर?
24 क्या कहता है, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे भैया, आंसर कीजिएगा जरा। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी नेता, एक पेंटर, लोक नर्तक या संगीतकार? तो आसान सा सवाल था दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आदिवासी नेता थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? उलीहातू नामक गांव में हुआ था। और किस जिले में है? खूंटी जिले में है। इनके पिता का क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का नाम सुगना मुंडा। सुगना मुंडा इनके पिता का नाम होता है। माता का नाम क्या है? माता का नाम कदमी मुंडा है। माता का नाम कदमी मुंडा है। इनका एक भाई भी होता है दोस्तों, उनका नाम क्या है? कोंता मुंडा। उनके भाई का क्या नाम है? कोंता मुंडा उनके भाई का नाम है। ठीक है, इनके शिक्षक कौन है? शिक्षक इनके जयपाल नाग है। जयपाल नाग। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने 1895 में अपने को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। किसका दूत घोषित किया था दोस्तों? सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। 1895 से 1900 के बीच इन्होंने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। और मुख्य केंद्र कहाँ था दोस्तों? उलगुलान आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? डोम्बारी पहाड़ी। डोम्बारी पहाड़ी उलगुलान का मुख्य केंद्र बनाया गया था। 1900 में इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहाँ रखा जाता है दोस्तों? रांची जेल में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों? रांची जेल में रखा जाता है, जहाँ हैजा से, याद रखिएगा, हैजा से इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिरसा मुंडा को जमकोई के जंगल से किसने गिरफ्तार करवाया था, याद रखिएगा दोस्तों, वीर सिंह महली। वीर सिंह महली ने इसे पकड़वाया था और इनाम में कितने रुपए पाया था? 500 रुपये पाया था। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में किस युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के एवज में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था। अल्बर्ट एक्का की पदोन्नति लांस नायक के रूप में कब हुआ था? 1962 के भारत चीन युद्ध में हुआ था। क्लियर? चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ उन्हें भी मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।